डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी बिलाल सईद। टुडे हमारा टॉपिक जो है वो नर्सिंग प्रोसेस है, जो कि एफओएन 2 का यूनिट नंबर 1 है। और उसका आज हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे और सेकंड पार्ट इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो नर्सिंग प्रोसेस है। नर्सिंग प्रोसेस जो है ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे हम जो है उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास आज की जो नर्सिंग प्रोसेस है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो नर्सिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है हमारे पास, डिफाइन द नर्सिंग प्रोसेस कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है, उसके साथ डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस प्रोसेस कि नर्सिंग प्रोसेस का क्या पर्पस है या हमने समझना है। साथ में आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, कौन कौन से कंपोनेंट्स है नर्सिंग प्रोसेस के, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। साथ में हमारे पास डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है इफेक्टिव ताकि उसको हम इफेक्टिवली यूज करें, वो भी हम आज इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, इस यूनिट के पार्ट 1 में। अच्छा, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हेल्थ अप्रोच इन द नर्सिंग प्रोसेस, जो हमारे पास जो फंक्शन हेल्थ अप्रोच है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। जो जॉर्डन के जो फंक्शन हेल्थ पैटर्न है उसको हम देखेंगे, इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस के नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नर्सिंग प्रोसेस है, द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक पेशेंट centered goal oriented method of the caring that provided a framework for the nursing practice। सिंपल ये है कि हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस जो है ये एक सिस्टमेटिक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो फोकस होता है एक क्लाइंट सेंटर्ड केयर होता है कि एक क्लाइंट जो इंडिविजुअल क्लाइंट है उस पर हमने फोकस करना है, उसी को हमने केयर देना है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये हमें एक प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम केयर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इट्स साइक्लिक एंड द डायनेमिक नेचर, क्लाइंट सेंटर्डनेस, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इंटरपर्सनल। अब यहाँ पे ये है कि देखो हमारे पास साइक्लिक का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें जो नर्सिंग प्रोसेस है ये हमारे पास साइक्लिक है, स्टेप के बाद स्टेप होता है। जैसे अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं तो फिर डायग्नोस है, फिर उसके बाद जो है ना प्लानिंग है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है और इंटरवेंशन एंड इवॉल्वेशन। तो ये साइक्लिक है, उस तरह ये चल रहा होता है, सही है, ताकि उस पर हम काम करें। और दूसरा हमारे पास डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर क्या है कि ये पूरी दुनिया में यही नर्सिंग प्रोसेस होता है, सही है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ भी यही नर्सिंग प्रोसेस है जिसपे हम काम करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है, सेंटर्डनेस जो है, हमारा फोकस वो किस पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल। जो भी हमारे पास जब हम इसमें नर्सिंग प्रोसेस में लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कि जब भी हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नर्स जो होता है, नर्स जो है वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन उसके लिए फिर क्या करता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करता है, विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम को भी सोल्व करता है, एज वेल एज वो डिसीजन मेकिंग भी करता है, ताकि क्या करें, ये डायनेमिक है। ये हमारे पास ये सारा जो है, ये इसको हम कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस, सही। तो नर्सिंग प्रोसेस में सिंपल ये है कि हमारा जो फोकस होता है वो क्लाइंट सेंटर्ड केयर पे फोकस होता है कि इंडिविजुअल्स को हम केयर दें, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, अच्छा, तो इसके बाद हमने दूसरा जो ऑब्जेक्टिव थे वो है पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस हम करते क्यों हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी नीड टू नर्सिंग प्रोसेस हम क्यों करते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि नर्सिंग प्रोसेस के क्या पर्पसेस है। नर्सिंग प्रोसेस प्रपोज इज टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस। जब तक हम नर्सिंग प्रोसेस
नहीं करते, नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उसकी जो हेल्थ स्टेटस है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी हेल्थ स्टेटस किस तरह है, वो मतलब उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो हम क्या करते हैं, वो नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें आगे स्टेप्स है वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट, जो भी पेशेंट की जो एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल, क्या डिफरेंस है एक्चुअल और पोटेंशियल में? एक्चुअल प्रॉब्लम वो होता है कि जो पेशेंट जब भी हॉस्पिटल आता है किसी प्रॉब्लम के साथ, किसी कंप्लेंट की वजह से, तो वो पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। पोटेंशियल प्रॉब्लम वो होती है जो उसके साथ पहले से होती है, सही, जिसको हम कोमॉर्बिड भी कहते हैं और नॉन केस भी कहते हैं। लेट्स सपोज अगर पेशेंट आया है एसओबी के साथ, तो एसओबी जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को कहते हैं, उस एसओबी के साथ वो एसओबी जो है वो उसका एक्चुअल प्रॉब्लम है, लेकिन उसका पोटेंशियल प्रॉब्लम उसके साथ क्या होता है कि उसको अस्थमा भी है, सही, सीओपीडी भी है, तो ये सारे पोटेंशियल प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज है, तो ये सारे उनके साथ होते हैं, वो पोटेंशियल प्रॉब्लम भी होते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई होते हैं और एक्चुअल प्रॉब्लम भी होते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ओके, दूसरा हमारे पास टू एस्टैब्लिश द प्लान टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। हम क्या करते हैं, हम एक प्लान एस्टैब्लिश करते हैं ताकि हम क्या करें, हम उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब नर्सिंग प्रोसेस में हम असेसमेंट की बात करेंगे तो वहां पे असेसमेंट में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, नीड्स को आइडेंटिफाई करना, तो ये हमारा सारा, इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपको पता है कि नर्स शुड बी यूज अ क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि नर्स को क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी चाहिए। विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग जो है हम इस तरह का नर्सिंग प्रोसेस नहीं कर सकते, और इसी से हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक क्लाइंट सेंटर फोकस केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरह केयर हम नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इसलिए है, तो हमने ये सारी चीजें देखी हैं, और यहाँ पे हमारे पास टू डिलीवर द स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू एडिशन टू एड्रेस दीज नीड्स। हमारे पास जो कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन है, मतलब जो नीड्स है उसको जब हम मीट करते हैं, सही, तो स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू एड्रेस दीज नीड्स। जब भी हम कोई इंटरवेंशन करते हैं, सही, तो उस इंटरवेंशन मीन एक्शन। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसकी वजह से फिर हम उसकी नीड्स को क्या करते हैं, उसकी नीड्स को एड्रेस करते हैं। कैसे? लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं, अगर हम पेशेंट के काम कर रहे हैं या उससे पूछ रहे हैं, उससे या हेल्थ जो फिजिकल हिस्ट्री है, सही है, या हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो इंटरवेंशन कर रहे हैं, इंटरवेंशन के थ्रू वो हमें बता देता है कि मुझे ये नीड है, तो उस वजह से हमने उसकी जो इंटरवेंशन के थ्रू हमने क्या किया कि उसको नीड्स को भी आइडेंटिफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्टिव यूज ऑफ द नर्सिंग। हमारे पास क्या इफेक्टिव यूज है नर्सिंग का, क्या इफेक्टिव यूज है, तो ये भी हम देखो यहाँ पे आपको हमने बताया कि साइक्लिक होगा, सही, डायनामिक इन नेचर है, सही, दूसरा हमारे पास क्लाइंट सेंटर्डनेस है, सही, फोकस प्रॉब्लम है, एंड डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल यूज द क्रिटिकल थिंकिंग। ये सारी चीजें जो है ये हम क्या करते हैं। साइक्लिक का मतलब क्या है? साइक्लिक का मतलब ये है कि हमारे पास स्टेप के बाद दूसरे स्टेप है। जैसे हम असेसमेंट की बात करते हैं, प्लानिंग, डायग्नोज आता है, डायग्नोज के बाद प्लानिंग आता है, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन है, फिर इवैल्यूएशन है, इसको कहते हैं साइक्लिक। सही, इस तरह हम इस चीज को लेके जाते हैं ताकि उसको पेशेंट की नीड को जो है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या करें, उसके प्रॉब्लम को हम सोल्व करें, और वो नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं। दूसरा हमारे पास है डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर मतलब ये है कि लेट सपोज अगर ये नर्सिंग प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो केपीके में भी नर्सिंग प्रोसेस इस तरह है, तो एज वेल एज यूके और कनाडा की जब बात करते हैं तो वहां भी नर्सिंग प्रोसेस इस तरह है, तो इसके लिए इसको कहते हैं कि डायनेमिक इन नेचर। सही। दूसरा हमारे पास है फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको ज्यादा हम फोकस करते हैं कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि हम जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको हम, नर्स का काम है, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर देन उसको जो है सॉल्विंग की तरफ लेके जाना है। किस तरह सॉल्व करते हैं? सॉल्व तब करते हैं, सॉल्व हम क्रिटिकल थिंकिंग और नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू।
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आज हमें नर्सिंग प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाए। अच्छा, दूसरा हमारे पास है डिसीजन मेकिंग भी हम कर सकते हैं, सही है। तो ये तो क्योंकि हम अगर क्रिटिकल थिंकिंग है तो ये चीजें मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। दूसरा हमारे पास है इंटरपर्सनल एंड दी कोलैबोरेटिव। इंटरपर्सनल और कुछ कोलैबोरेटिव, खुद अपनी जो इंटरपर्सनल है वो भी हम करते हैं, कुछ कोलैबोरेटिव भी करते हैं, सही है। मतलब कोलैबोरेटिव मतलब क्या है कि हम टीम वर्क के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तब जाके हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उस केयर में। जिस केयर में सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव। जब हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, अकेले इंडिविजुअल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल। अच्छा, दूसरा हमारे पास है यूज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि आपने क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि लेट सपोज अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये सारा आपका एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ये भी आपका सारा क्रिटिकल थिंकिंग है। तो आपने क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, और नर्स जो है, नर्स को जरूर ये करना है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करे, ताकि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और एज वेल एज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। So now the nursing process is cyclic, ये साइक्लिकल है। हमारे पास कंपोनेंट द फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस इसमें होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास इसमें जो कंपोनेंट है उसके एक लॉजिकल सीक्वेंस है, वो कोई लॉजिक है, उसके पीछे बहुत लॉजिक है, इस वजह से उसको कहते हैं कि लॉजिकल सीक्वेंस, सही है। बट मोर देन वन कंपोनेंट मे बी इन्वॉल्व एट वन टाइम, लेकिन एक कंपोनेंट एक टाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। कैसे कंपोनेंट? देखो, अगर हम असेसमेंट करते हैं, पेशेंट से डेटा लेना असेसमेंट में, फिर उसके बाद उसका डायग्नोज निकालना, ये इसके पीछे लॉजिक है। तो जब डायग्नोज निकलता है तो फिर उसके लिए प्लान करते हैं, प्लान के बाद फिर इंटरवेंशन करते हैं, सही। तो इंटरवेंशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं कि हमने जितनी भी इंटरवेंशन की, जितनी भी एक्शन की, हमने जो एनसीपी बनाई, नर्सिंग केयर प्लान किया, हाया वो इवैल्यूएट करना, देखना कि उसका आउटकम किस तरह है। अगर वो सही है तो इट्स मीन दैट कि हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है वो हमने सही तरह किया है, और हमें इसका मतलब भी यही है कि वो हम एक कंपोनेंट जो है वो वन टाइम अप्लाई कर सकते हैं, और उसके पीछे कोई ना कोई वो जो सीक्वेंस बनी है उसको हम कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक हो गया। तो हमारे पास एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट साइकिल केयर में भी terminated if goals are achieved, or the cycle may continue with reassessment। या तो देखो, हमारे पास अगर हमारे जो गोल्स हैं उस गोल्स को अगर हमने अचीव कर दिए हैं तो हम क्या करते हैं, इस साइकिल को टर्मिनेट कर देते हैं। अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो हम इस साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं। हमने रीअसेस करना होता है, बार बार देखना होता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, उसको वैलिडेट करना, देखना, ये सारी चीजें हम करते हैं। अच्छा, विद इन द रीअसेसमेंट, अच्छा, द प्लान ऑफ केयर में बी मॉडिफाइड, ताकि उससे हम क्या करें कि प्लान ऑफ केयर में बी मॉडिफाइड, ताकि उसका जो प्लान है उससे हम क्या करें, उसकी केयर को मॉडिफाई करें, उस प्लान को मॉडिफाई करें, सही कि क्या प्लान ऑफ केयर है, तो उसको हम मॉडिफाई करने के लिए उसको फिर क्या करते हैं, रीअसेस करना या रीअसेसमेंट करना या उसको मॉडिफाई करना कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे मिस्टेक्स है। तो ये चीज हमने क्या करनी है, ये एक नर्स ने खुद देखनी होती है। और ये हमारे पास ये जो नर्सिंग प्रोसेस है ये इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि इफेक्टिव यूज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस क्या है। तो नर्सिंग प्रोसेस के जो इफेक्टिव यूज है वो यही है, हम इसलिए करते हैं, सही है। तो नेक्स्ट दूसरा, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे कि हम स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप्स भी कहते हैं इसको और इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं। समटाइम हम कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, और समटाइम हम इसको स्टेप्स भी कहते हैं। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। हमारे पास 5 एलिमेंट्स है नर्सिंग प्रोसेस की। फर्स्ट वन इज असेसमेंट, सेकंड वन इज डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट वन इज द इवैल्यूएशन। तो ये सारे, ये देखो, ये जो सीक्वेंस है ये लॉजिकल सीक्वेंस है और इसको कहते हैं साइक्लिक, सही है। तो ये पूरी दुनिया में ये डायनेमिक इन नेचर है। जहां भी आप जाओ, यूके जाओ, जिस जगह पे जाओ, तो नर्सिंग प्रोसेस जो है वो इस तरह ही आपको मिलेगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट करें।
तो बेटा यहाँ पे ये डायग्राम दिखाए हुए हैं कि हमारे पास असेसमेंट में क्या आता है, डायग्नोज क्या है। पहले हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट में क्या चीजें करते हैं ये हम आपको बता देंगे कि गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट कंडीशन, क्लाइंट के कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम डेटा लेते हैं। असेसमेंट में हम डेटा लेते हैं और डेटा वो होता है जो इंफॉर्मेटिव होता है, उसी को हम डेटा कहते हैं। फिर उस डेटा को क्या करना, आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम, उसी डेटा की से विद द हेल्प ऑफ द पेशेंट डेटा हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं फिर उस डेटा के लिए क्या करते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं। जब उसके लिए गोल सेट करते हैं फिर उस गोल को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर एक्शन करते हैं, उस पर काम करते हैं। जब उस पर हम काम करते हैं देन उसको इवैल्यूएट करते हैं, हाया हमारे जो नर्सिंग केयर था हाया उसका आउटकम क्या है, मतलब उसके आउटकम क्या है, पेशेंट स्टेबल हुआ या पेशेंट को कंफर्ट मिला या नहीं मिला। तो ये आउटकम हमने देखने होते हैं जो इवैल्यूएशन में हम देखते हैं। सिंपल इज दैट, दिस इज नर्सिंग प्रोसेस। सो नाउ असेसमेंट, फर्स्ट हम पार्ट जो है हमारा जो एलिमेंट है वो असेसमेंट है, तो हम असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट अबाउट द नर्सिंग असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। सो अभी हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अच्छा, डिस्क्राइब द असेसमेंट पेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो इसकी जो असेसमेंट की जो हम असेसमेंट भी देखेंगे कि हमारे पास असेसमेंट पेज क्या होता है, क्या है, और एज वेल एज द नर्सिंग ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस जो असेसमेंट पेज है वो देखेंगे। डिस्कस द पर्पस ऑफ द असेसमेंट इन द नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रैक्टिस। तो हमारे पास जो नर्सिंग जो असेसमेंट है उसका पर्पस क्या है, तो नर्सिंग प्रोसेस में प्रैक्टिस में आइडेंटिफाई द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द नर्सिंग असेसमेंट। तो क्या स्किल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है ताकि जिससे हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, सही, पेशेंट को असेस करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट दी 3 मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन दी नर्सिंग प्रोसेस। वो कौन से 3 मेजर एलिमेंट्स हैं, सही है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज है जिसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करना है, उसमें डिफरेंस क्या है, वो 3 एक्टिविटीज को भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, तो फिफ्थ वन जो है हमारे पास डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द डेटा कलेक्शन, कि डेटा कलेक्शन हम किस तरह करते हैं ये आज हम सुनेंगे, देखेंगे। अच्छा, परफॉर्म अ नर्सिंग असेसमेंट यूजिंग इंटरनेशनल फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, यानी कि जो फंक्शन हेल्थ पैटर्न है, अप्रोच है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जो जॉर्डन ने बनाए हैं, सही है। तो जॉर्डन के नाम से जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न भी कहते हैं इसको। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि वो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न क्यों बनाए हैं और किस लिए बनाए और किसने बनाए, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सो असेसमेंट, डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस है। ये सबसे पहले एलिमेंट है जो नर्सिंग प्रोसेस का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक एंड द कंटिन्यूअस कलेक्शन, वैलिडेशन, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन ऑफ द पेशेंट डेटा और इंफॉर्मेशन। सिंपल इज दैट कि हमारे पास असेसिंग जो है, असेसिंग के हम किसी पेशेंट को सिस्टमेटिकली या कंटिन्यूस जो है हम क्या करते हैं, उससे डेटा कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड असेसमेंट। अच्छा, तो उसमें डेटा कलेक्ट करना, उसको वैलिडेट करना, दोबारा से चेक करना, सही है, कि वो डेटा सही है, एक्यूरेट है या नहीं, सही है। तो दूसरा हमारे पास एनालाइज करना, उस डेटा को फिर एनालाइज करना, चेक आउट करना। दूसरा एंड कम्युनिकेट करना, उसमें कम्युनिकेट भी करते हैं। और पेशेंट के डेटा को जब हम पेशेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा इस तरह आगे फॉरवर्ड नहीं करते, उसमें ये सारा प्रोसेस होता है, तब जाके वो आगे क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, हम लेके जाते हैं। लेकिन इसमें ये भी है कि जब हम डेटा की बात करते हैं, डेटा पेशेंट से हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हेल्थ, उसके हेल्थ की मुताबिक जो डेटा होता है वही डेटा लेते हैं, और उस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सही है। उस वजह से हम इसको कहते हैं कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लेते हैं किसके थ्रू, असेसमेंट के थ्रू। तो वो असेसमेंट में हम डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा में हम क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं जो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, सही है, जिसके बिना पर हम क्या करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल फेजेस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द accurate and the
कंप्लीटेड कलेक्शन ऑफ डेटा। ये जितने भी पेज है ये डिपेंड करता है कि आपकी डेटा किस तरह है, डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, सही डेटा आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, डेटा ट्रू है फॉल्स है। तो ये डेटा हमने चेक करना है कि हमारे पास जितने भी डेटा हम कलेक्शन करते हैं हाँ या वो डेटा इंफॉर्मेटिव है या नहीं। अगर डेटा इंफॉर्मेटिव है तो इट्स मीन दैट कि आपका जो जितने भी ये नर्सिंग प्रोसेस है जिससे आप गुजर रहे हो, आप कर रहे हो नर्स पेशेंट के लिए, ताकि उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और एज वेल एज उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ये सारा हमारा असिस्मेंट में ही हम करवाते हैं और यहीं पे हम पेशेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं और यहीं से फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। नेक्स्ट, तो अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टाइप ऑफ असिस्मेंट होती है कि असिस्मेंट की टाइप्स क्या है। देयर आर 4 टाइप ऑफ द असिस्मेंट। नंबर 1 द इनिशियल नर्सिंग असिस्मेंट, कि हमारे पास इनिशियल नर्सिंग असिस्मेंट क्या है ये आज हम बताएंगे। दूसरा है हमारे पास प्रॉब्लम फोकस असिस्मेंट। प्रॉब्लम फोकस असिस्मेंट क्या होता है? इमरजेंसी असिस्मेंट एज वेल एज द टाइम लैप्स असिस्मेंट। अब डियर स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ क्लियर करते हैं कि हम इनिशियल असिस्मेंट किसे कहते हैं। देखो ये असिस्मेंट जो है हमारे पास जो इनिशियल असिस्मेंट होती है ये हम तब करते हैं एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, जब पेशेंट एडमिट होता है फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं हम पेशेंट को असिस्ट करते हैं, उसी को हम इनिशियल असिस्मेंट कहते हैं। सेकंड प्रॉब्लम फोकस असिस्मेंट। लेट्स सपोज हमारे पास पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, हॉस्पिटलाइज है विद मल्टीपल डिसिप्लिन, मतलब डिफरेंट मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ, लेकिन जब वो उसको लेट्स सपोज अगर पेशेंट कार्डियक इश्यूज के साथ एडमिट हुआ है या व्हाटएवर जितने भी इश्यूज है, लेकिन उस टाइम उसको जो प्रॉब्लम हुई उसको पेन हुआ, सही है, उस टाइम उसको पेन शुरू हुआ, तो हमने क्या करना है उसके बाकी चीजों को नहीं देखना, हमने उसकी पेन को देखना है, उसको फोकस करना है ताकि उसकी पेन को कम करे, सही है। तो इसी को कहते हैं फोकस असिस्मेंट। थर्ड वन है इमरजेंसी असिस्मेंट। अब इमरजेंसी असिस्मेंट वो होता है कि जिसमें लेट सपोज अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी में हमारे पास पेशेंट जो है वो सडनली कोलैप्स हो जाए। पेशेंट जब सडनली कोलैप्स हो जाता है, खराब हो जाता है और बेहोश हो जाता है, सिंपल अल्फाज में जब बेहोश होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके पास आते हैं तो वहां देखते हैं कि पेशेंट की एयरवे ABC एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो एयरवे देखते हैं कि उसकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ है, जिसको इमरजेंसी कहते हैं। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं ब्रीथिंग, उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल है। अच्छा, सर्कुलेशन की बात करें, सर्कुलेशन हो रही है या नहीं हो रही, तो तब जाके जब हम देखते हैं कि उसका नो पल्स नो ब्रीथ, सही है, तो हम फिर क्या करते हैं पेशेंट पे हम CPR वगैरह स्टार्ट करते हैं और वो हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन होती है। उसी असिस्मेंट को उस टाइम जब हम पेशेंट को असिस्ट करते हैं तो वो एयरवे चेक करना, ब्रीथिंग चेक करना, सर्कुलेशन चेक करना, उस असिस्मेंट को हम कहते हैं इमरजेंसी असिस्मेंट। अच्छा, फोर्थ वन टाइम लैप्स असिस्मेंट। अब हमारे पास जो टाइम लैप्स असिस्मेंट होता है वो इसी को कहते हैं कि जब हम लेट सपोज अगर हमारे पास हमारी जो हॉस्पिटल है वहां पे 3 शिफ्टें होती है, रोटेशन होती है, सही है। जब रोटेशन होती है तो हमारे पास 1 शिफ्ट जो होता है वो मॉर्निंग का होता है, सेकंड इवनिंग का होता है और थर्ड नाइट होता है। अब तीनों शिफ्टों में हम क्या करते हैं, हर टाइम हर शिफ्ट में पेशेंट को असिस्ट करते हैं। मॉर्निंग में अगर आप आए तो आपने असिस्ट किया, इवनिंग में आए तो असिस्ट किया और नाइट में भी आप असिस्ट करते हो, तो इसी को कहते हैं कि टाइम लैप्स असिस्मेंट। या इसको इस तरह भी हम एग्जांपल दे दें, लेट सपोज अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल आए हैं, हमने असिस्ट किया है, फिर उसके बाद 5-6 महीने बाद अगर पेशेंट वापस हॉस्पिटल में आता है तब हम असिस्ट करते हैं, तो इसी को भी कहते हैं टाइम लैप्स असिस्मेंट। अच्छा, नेक्स्ट, तो आज ये हम थोड़ा सा यहाँ स्लाइड में भी देख लेंगे कि वैसे तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि असिस्मेंट की जो टाइप्स है वो कौन कौन सी है। अब यहाँ पे गो थ्रू करते हैं, अगर कोई नॉलेजेबल चीज है आपकी लर्निंग के लिए तो आपसे वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे है द इनिशियल असिस्मेंट इज परफॉर्म शॉर्टली आफ्टर द पेशेंट इज एडमिटेड टू अ हेल्थ केयर एजेंसी और सर्विसेज। देखो सिंपल सी बात है, वही बात है कि जब पेशेंट एडमिट होता है उस टाइम ये असेसमेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, अ फोकस असेसमेंट द नर्स गेदर डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। स्पेसिफिक प्रॉब्लम की जो अकॉर्डिंगली जो डेटा लेते हैं उसी को कहते हैं। दैट हैज ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड द हेल्पफुल क्वेश्चन इंक्लूडेड।
उसमें ये सारी चीजें पहले से आइडेंटिफाई होती है। क्या है, व्हाट आर योर सिम्टम्स, आप पूछते हैं ना कि आपके सिम्टम्स क्या है। सही, ये प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है। दूसरा हमारे पास है व्हाट मेक योर सिम्टम्स बेटर वर्स। सही, तो ये भी देखते हैं कि क्या चीजें हैं जो आपकी सिम्टम्स को जो है बेहतर कर सकती है। अच्छा, दूसरे आर यू टेकिंग एनी रेमेडीज, कुछ मेडिसिन रेमेडीज वगैरह आप लेते हो, तो ये भी हम पूछते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो है मेडिकल और नेचुरल, कुछ मेडिकल हम लेते हैं, नेचुरल लेते हैं फॉर योर सिम्टम्स, जो आपको सिम्टम्स आते हैं तो उसके लिए हम पेशेंट से पूछते हैं कि जब आपको ये प्रॉब्लम होती है, ये सिम्टम आते हैं, तो उसके लिए आप कुछ रेमेडीज वगैरह यूज करती हो या नहीं। लेट सपोज अगर मेडिकल है या दूसरी है हमारे पास नेचुरल है, तो ये चीजें हमने उससे पूछनी है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। नेक्स्ट, तो अब हम बात करते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट टू आइडेंटिफाई द entering life threatening problem, इसको हम लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम कहते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम वो होती है जिसकी जहां पेशेंट की चांसेस होती है कि पेशेंट हमारा जो है वो ज्यादा सीरियस हो सकता है, तो इस वजह से उसको हम लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम कहते हैं, जहां पेशेंट जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, वो क्रिटिकली इल हो जाता है। तो ये क्यों, क्योंकि जब हम पेशेंट जब क्रिटिकल होता है तब जाके हम वहां पे इमरजेंसी असिस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। वही बात है जो मैंने आपको कही थी कि पेशेंट सडनली कोलैप्स हो जाना या बेहोश हो जाना, सही है, ड्यू टू सम रीजंस, सही है, तो वो क्रिटिकल कंडीशन होती है, उसको कहते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन उसको कहते हैं। सही है। अच्छा, नर्सिंग होम रेजिडेंट वो बिगिन choking in the dining room, bleeding patients brought to the emergency room with a stab wound are the example of the emergency assessment। ये यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो रेजिडेंट होता है वो क्या करता है कि वो उसकी चोकिंग करता है। मतलब लेट सपोज चोकिंग ये होता है कि जब हम पेशेंट कुछ चीज खा रहा हो, बच्चा हो या बड़ा हो, और उसके गले में फंस जाए, सही है, यानी कि यहाँ एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाना। जब वो ब्लॉक होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके एब्डोमेन में हाथ रख के पीछे से यहाँ हाथ रखते हैं, उसको पुश करते हैं, तो वहां से वो चीज जो है वो निकल सकती है। सही है, तो ये चीजें करते हैं, या उसको जो है इमरजेंसी की तरफ लेके जाना, सही, ताकि उसकी वुंड को देखना, मतलब उसको जो वुंड है वो भी देख लेते हैं कि वो स्टेबल है या नहीं है, तो वो देखना है कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं है, तो वो सारी जो असेसमेंट होती है उसको इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। या पेशेंट गिर जाना, तब जाके आप उसको देखते हो कि पेशेंट के साथ क्या हुआ, वो भी थोड़ी इमरजेंसी असेसमेंट होती है कि ये हुआ। तो बहुत सारी इस तरह की सिचुएशंस आती है जहां पे हम क्या करते हैं, इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं, जिसमें मैंने कहा एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये हम देखते हैं। डिसेबिलिटी भी कहते हैं उसमें, एक्सपोजर भी कहते हैं, सही है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास द टाइम लैप्स असेसमेंट। जो लास्ट टाइप है असेसमेंट का वो ये है कि हमारे पास द टाइम लैप्स असेसमेंट इज द scheduled to compute to patient's current status to baseline data about the client। तो सिंपल इसमें ये कोई इसमें इतनी सिंपल है, इसमें बड़ी बात नहीं है, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास जो पेशेंट होता है उसके हम ये बात करते हैं कि जब पेशेंट के हम देखते हैं कि टाइम लैप्स, ये पहले से मैं बता चुका हूं कि टाइम लैप्स जो होता है उसमें हम ये कहते हैं कि जब पेशेंट लेट सपोज अगर वो एक बार हॉस्पिटलाइज होता है और फिर उसके बाद वो वापस चला जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो डिस्चार्ज होने के बाद 1 साल बाद भी वो वापस एडमिट हो सकता है, जिसमें हम दोबारा उससे क्या करते हैं, उसी पेशेंट को असिस्ट करना, उसको देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली उसी को हम टाइम लैप्स असेसमेंट कहते हैं। तो ये जो 4 टाइप्स ऑफ द असेसमेंट है, ये ऑलरेडी मैं पीछे स्लाइड में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा कंसर्न होता है कि हमें थोड़ा सा ये चीजें समझनी है, लेकिन हमें अपने कंसेप्ट क्लियर करना है, और आई थिंक सो इट्स इनफ कि स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ये बड़ी बात है। नेक्स्ट,
तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने असेसमेंट की बात की कि असेसमेंट में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा 2 टाइप्स का डेटा होता है, एक सब्जेक्टिव डेटा होता है और एक ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। तो ये 2 टाइप ऑफ डेटा जो है, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, ये अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, सब्जेक्टिव डेटा आल्सो रिफर्ड टू एज द सिम्पटम्स और कोवर्ट डेटा। अब यहाँ पे है कि सब्जेक्टिव डेटा वो होता है कि जो सिम्टम्स, जिसको हम सिम्टम्स भी कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा को हम सिम्टम्स भी कहते हैं। सिम्टम इस वजह से कहते हैं कि ये पेशेंट जो है वो हमें खुद बताता है, जो पेशेंट की स्टेटमेंट होती है, पेशेंट जब हमें खुद बताता है उसी को हम सब्जेक्टिव डेटा भी कहते हैं और इसको सिम्टम भी कहते हैं, और सम टाइम इसको हम कहते हैं कोवर्ट डेटा। अब ये कोवर्ट डेटा क्या होता है, कोवर्ट डेटा वो होता है जो ऑब्जर्वेबल ना हो, नॉन ऑब्जर्वेबल हो, उसको हम कोवर्ट डेटा कहते हैं। सही है, तो वो हमें नजर नहीं आता, जो पेशेंट बताता है हमें पता चल जाता है, उसको कोवर्ट डेटा कहते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास कैन बी डिस्क्राइब और वेरीफाइड ओनली बाय द पर्सन। उसमें ये होता है कि वो सारी चीजें पेशेंट खुद बताता है, डिस्क्राइब करता है, वो हमें पता नहीं होता, क्योंकि वो सारे, उसको हम सिम्टम्स कहते हैं जो पेशेंट खुद बताते हैं हमें। अच्छा, दूसरा इचिंग हो गया। लेट सपोज अगर उसको इचिंग है, उसको पेन है, उसकी फीलिंग और वरी है, तो अगर अब पेन है तो पेन हमें तो पता नहीं है, पेशेंट बता रहा है कि मुझे पेन हो रहा है। सही है। अब बच्चों का ये क्वेश्चन भी यहाँ पे होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वरी एग्जांपल ऑफ द सब्जेक्टिव डेटा, ये सब्जेक्टिव डेटा है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है, वो है पेन, कि पेन है, पेन जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा है या ऑब्जेक्टिव डेटा है। पेन जो है ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम इसको सब्जेक्टिव डेटा में कंसिडर करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव डेटा में भी आ सकता है। वो कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। जो सब्जेक्टिव डेटा में ये है कि पेशेंट खुद बताता है। लेट सपोज अगर पेशेंट नहीं बताता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से। पेशेंट अगर पेन नहीं बता रहा, तो अगर उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसके थ्रू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा भी कहते हैं। तो ये थोड़ा आपको क्लियर करना था। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कंसर्न है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है सब्जेक्टिव डेटा। अच्छा, सब्जेक्टिव डेटा कंटिन्यू है। डेटा इंक्लूड द क्लाइंट्स सेंसेशन, फीलिंग्स, जो क्लाइंट की सेंसेशन है, जो फीलिंग्स है, वो सारे सब्जेक्टिव डेटा है। क्लाइंट क्या फील कर सकता है, क्या फील करता है, क्या सोचता है, वो हमें नहीं पता चलता, वो क्लाइंट को पता होता है। जिससे हम एटीट्यूड की बात करते हैं, सही है। एटीट्यूड तो हमें पता नहीं होता, एटीट्यूड तो अंदर होता है, लेकिन बिहेवियर जो है वो हमें शो होता है। तो उसमें फिर उसका एटीट्यूड हम बाद में नजर आता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी जो एटीट्यूड है, जो फीलिंग्स है, जो मतलब सेंसेशन है, जो वैल्यूज है, सही है, जो वैल्यूज है वो हमें नजर नहीं आती, वो पेशेंट खुद बताता है उसकी बिलीफ क्या है। सही है। तो वैल्यूज जो है, फीलिंग क्या है, वैल्यूज क्या है, ये आगे हम इस चीजों को डिस्कस करेंगे। वैल्यूज वो है जिस चीज के लिए आप बिहेव करते हो, जिसको आप इंपॉर्टेंस देते हो, उसको आप वैल्यू देते हो। लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कि मुझे कुछ मेल जो होते हैं वो चाहते हैं कि मेरे पास कार हो, सही है। तो उसका जो कार के लिए मतलब वो चाहते हैं कि मेरे पास कार हो, तो कार को वैल्यू देता है। जब वो किसी चीज को वैल्यू देता है तो उसके लिए उसको फिर उस तरह बिहेवियर भी करना पड़ता है, सही है। तो उसकी वैल्यूज, उसकी बिलीफ, एटीट्यूड, सही है, एटीट्यूड, ये सारी चीजें क्या होती है, परसेप्शन, और उसकी परसेप्शन। अब देखो बेटा, 3 चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। एक हमारे पास वैल्यू है, बिलीफ है, एटीट्यूड है, सही है। तो बिलीफ जो होते हैं, जैसे अगर हम प्लांट की बात करते हैं, तो उसके जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो उसके बिलीव्स होते हैं, और उसके जो स्टेम होता है उसको हम कहते हैं कि उसकी जो एटीट्यूड है उसको हम एटीट्यूड कहते हैं, सही है। और प्लांट के जो लेट सपोज अगर ब्रांचेस है या फ्लावर है, सही है, लीफ है, उसको हम कहते हैं बिहेवियर। तो यहाँ पे बिहेवियर की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह बिलीव्स होते हैं उस तरह हमारा एटीट्यूड होता है, उस तरह हमें वैल्यू होती है, और इस तरह हम उसकी तरह बिहेवियर भी करते हैं।
तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्लियर करना था ताकि आपको इन टर्म का पता चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो बेटे हमारे पास सब्जेक्टिव में ये चीजें होती हैं ताकि हमें पता नहीं चलता, पेशेंट बताता है। इन सब के बारे में पेशेंट हमें बताता है। बिहेवियर तो हम खुद देखते हैं, बिहेवियर की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ ये टर्म जो है ये आपको साथ में डिस्कस कर रहा। सेंसेशन आपको पता है कि सेंसेशन किस तरह करते हैं, हमारे पास 5 सेंसेस जो होते हैं उसकी तरह हम सेंस करते हैं, लेकिन वो पेशेंट बताता है तो हमें पता चलता है। लेट सपोज अगर पेशेंट से पूछे, पेशेंट हमें तो पता नहीं चलता कि पेशेंट को मीठा लग रहा है या तेज है, मिर्ची है, उसकी सेंसेशन खुद की है, उसको किस तरह फील हो रहा है, मतलब उसकी सेंसेशन, उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मतलब स्मेल है या नहीं है, ये तो हमें पता नहीं चलता ना कि पेशेंट को स्मेल फील हो रही है, तो पेशेंट बताता है कि यहाँ पे स्मेल है, सही है। पेशेंट कहता है कि यार ये जगह हॉट है या कूल है, तो ये पेशेंट की सेंसेशन है, तो ये हमें पता नहीं चलता, ये पेशेंट खुद बताती है, इस वजह से इसको सब्जेक्टिव कहते हैं। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट, अच्छा अब हम बात करते हैं ओवर्ट की। तो बेटा ये जो टर्म है ओवर्ट एंड कोवर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, मोस्टली पूछते हैं। तो कोवर्ट जो था वो हमारे पास नॉन ऑब्जर्वेबल था, वो हमें नजर नहीं आता था, लेकिन ओवर्ट जो डेटा होता है ये ऑब्जर्वेबल होता है, ये हमें नजर आता है, सही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं और इसी को हम साइन कहते हैं। सब्जेक्टिव को हम सिम्टम कहते हैं, जो हमें नजर नहीं आता, जो हमें नजर आता है उसको हम साइन कहते हैं। अब साइन क्या क्या हो सकते हैं? लेट्स सपोज डेटा दैट कैन बी सीन, heard or felt by the someone other than the person, experiencing them, detectable and the measurable। मतलब ये जो डेटा है ये हम देख सकते हैं और इसको हम सुन भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, सही है। कौन? जो हम स्टाफ जो है ये फील कर सकता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको फील करते हैं, उसको सुनते हैं और देखते हैं ताकि हम क्या करें, एक्सपीरियंस करें। अच्छा, तो डिटेक्टिव एंड द मेजरेबल, और उस चीजों को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाइटल साइन की बात करते हैं, वाइटल साइन टेम्परेचर कितना है तो उसको हम खुद मेजर करते हैं, खुद डिटेक्ट करते हैं। तो ये तो पेशेंट नहीं बता सकता ना हमें कि मुझे मेरा टेम्परेचर कितना है, उसको सिर्फ ऐसा फील होगा कि यार मुझे टेम्परेचर है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि टेम्परेचर है कितना है। तो ये हमने ये क्या करना है, मेजर करना है, डिटेक्ट करना है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सब ऑब्जेक्टिव डेटा, या इसको हम साइन भी कह सकते हैं या कोवर्ट भी कहते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेबल, जो हम ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा है दे आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जर्वेशन और द फिजिकल एग्जामिनेशन। ये चीजें हम कब मतलब देख सकते हैं, जब हम उसकी जो है ऑब्जर्व करें, जब पेशेंट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं तब, या जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जब पेशेंट की हेड टू फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सही है, तब जाके हमें पता चल जाता है कि पेशेंट स्किन पे रैशेस हैं। तो ये चीजें हम खुद देखते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, सही है। तो इसी को कहते हैं साइन, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसको साइन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है फॉर एग्जांपल डिस्कलरेशन, वही बात है, डिस्कलरेशन, स्किन की कलर चेंज है, या स्किन जो है स्मूथ है, सही है, या रफ कलर है, सही है। तो उस स्किन की कलर को देखना, उसकी चीजें, तो ये सारी चीजें जो साइज है, शेप है, कलर है, तो इसको जब हम देखते हैं तो यही हम ऑब्जर्व करते हैं और इसी को हम जो है ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं ऑफ द स्किन। अच्छा, और ब्लड प्रेशर, देखो वही बात है, वाइटल साइन की बात है कि ब्लड प्रेशर रीडिंग और ऑब्जेक्टिव डेटा। जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है पेशेंट नहीं बता सकता, वो सिर्फ सिम्टम्स देता है, वो सिर्फ हमें सिम्टम्स बताते हैं कि हमें सर में दर्द होता है, हमें शोल्डर में पेन हो रही है, सही है। तो पेशेंट तो हमें सिम्टम बताते हैं, सही, लेकिन वो जब हम खुद उसको देखते हैं वो चीजें हमें नजर आ रही होती है। पेशेंट अगर बता रहा है वो चीजें तो वो सब्जेक्टिव है, जो हम रीडिंग लेते हैं हमें पता चल जाता है। जब हम बीपी चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट का जो बीपी है वो 130/90 है, सही है। तो ये चीजें, और या उसकी जो साइन सिम्टम है, उसकी जो कलर है, उसकी जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी रेड हो जाना, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को जो है ये उसकी साइन है। और इसी को जब हम क्या कहते हैं, वर्ड डेटा कहते हैं, या इसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। सिंपल इज दैट। अच्छा,
एग्जाम्पल ऑफ द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है ऑफ द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा जो है, आई फॉरगेट टू टेक माई पिल्स, ये सब्जेक्टिव डेटा है। पेशेंट कहता है कि आई फॉरगेट टू टेक माई पिल्स, मैं अपनी मेडिसिन लेना भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ। सही। दूसरा, आई कांट लिव विदाउट शुगर इन माई फूड, मैं यानी कि अब मेरे खाने में अगर शुगर नहीं हो तो उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। सही, मेरे खाने में शुगर नहीं है तो उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। विदाउट शुगर इन माई फूड, जब मेरे फूड में शुगर ना हो तो वो मैं नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव है क्योंकि पेशेंट की स्टेटमेंट है। सही है। अब जो ऑब्जेक्टिव डेटा है, पेशेंट का वेट क्या है 90 kg, उसका जो पॉन्ड्स है एलबीएम कहते हैं, ये पॉन्ड्स में हम लेते हैं। तो इस वो हमारे पास 215 पॉन्ड है, गेन ऑफ द 4.5 kg 10 LB जो पॉन्ड्स है, उसने उसका ये था, फिर उसने गेन किया तो ये हुआ। सही है। 98 था, फिर 4.5 kg 10 LB इतना गेन किया। दूसरा हमारे पास ब्लड प्रेशर 190 100 जो है ये इसका यूनिट होता है mmHg। तो ये ब्लड प्रेशर की जो ये रीडिंग है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है, और ये हमारे पास जो पेशेंट की स्टेटमेंट है ये हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा है। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सोर्स, एक तो हमने बात की कि टाइप्स ऑफ डेटा। तो टाइप्स ऑफ डेटा में अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, थोड़े कंफ्यूज होते हैं। टाइप ऑफ डेटा में सोर्स लिख देते हैं, सोर्स में टाइप लिख देते हैं। थोड़ा सा काइंडली आप इस चीज को मेक श्योर करें कि ये टाइप्स की बात नहीं कर रहे। टाइप्स हमारे पास सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब हम सोर्स की बात करते हैं तो प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स कौन है? प्राइमरी सोर्स हमारे पास क्लाइंट आता है जिससे हम डेटा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट से डेटा लेते हैं, जो पेशेंट से हम डेटा लेते हैं उसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं। सिंपल इज दैट। सेकेंडरी सोर्स, अगर पेशेंट अनेबल टू स्पीक, मतलब वो बात नहीं कर सकता ड्यू टू डिजीज प्रोसेस, तो फिर क्या होता है, हम क्या करेंगे उस टाइम? तो उस टाइम हम क्या करते हैं, फैमिली मेंबर से डेटा लेते हैं। सही है। या हम रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट देखते हैं, उसकी जो रिकॉर्ड है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी जो फाइल्स है उसको हम स्टडी करते हैं, वहां से डेटा लेते हैं। या लेबोरेटरी टेस्ट, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उससे भी ले सकते हैं, और इसी को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो काइंडली ये थोड़ा क्लियर करें। अच्छा, डेटा कलेक्शन मेथड्स। अब डेटा कलेक्शन जो है उसका मेथड है कि हाया डेटा हमने कलेक्ट करना है, लेकिन हाया आप डेटा हम किस तरह कलेक्ट करें। तो उसके लिए आज आपको हम मेथड बताएंगे कि उस मेथड के थ्रू आपने क्या करना है, पेशेंट से डेटा कलेक्ट करना है। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्विंग, आपने ऑब्जर्व करना है। सही, तो वहां से आपको डेटा मिलेगा। सेकंड वन इज इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब ये होता है, ऑब्जर्विंग मीन कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देखना, ऑब्जर्व करना। सही। तो एग्जामिनिंग, तो एग्जामिन करना। इंटरव्यू का मतलब होता है कि कन्वर्सेशन, उसको इंटरव्यू कहते हैं। जो कन्वर्सेशन होती है उसको इंटरव्यू कहते हैं। अब देखो ऑब्जर्विंग क्या होता है। नर्स इज इन द कांटेक्ट विद द क्लाइंट और सपोर्ट पर्सन, जो क्लाइंट के कांटेक्ट में होती है उसको ऑब्जर्व कहते हैं। सही, बार बार देखती है, जाती है कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह है। अब इसमें मैं एग्जांपल दूंगा आपको ताकि फिर आपको क्लियर हो जाए, ऑब्जर्विंग का और एग्जामिन का, असिस्ट का। तो एक ऑब्जर्व है और एग्जामिन है। तो जो पेशेंट के कांटेक्ट में होती है, बार बार जाके उसको देखती है कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह है, तो इसको कहते हैं ऑब्जर्व करना। दूसरा है इंटरव्यू, टेकिंग द नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री, पेशेंट से हिस्ट्री लेना थ्रू इंटरव्यू। इंटरव्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं। और ये जो है ये हमारे पास इंटरव्यू पर्पसफुल होता है, ये मीनिंगफुल होती है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू हम ऐसे लेते हैं। इंटरव्यू जब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, तो वहां से भी हमें डेटा कलेक्ट होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है, पेशेंट की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 मेथड्स, सिंपल इज दैट। लास्ट वन इज एग्जामिनिंग, द मेजर मेथड यूज्ड इन द फिजिकल हेल्थ असेसमेंट। अब जो मेजर मेथड जो है वो ये है कि जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल हेल्थ असेसमेंट करते हैं। जब फिजिकली हम पेशेंट को असेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं,
एग्जामिन करना। जब फिजिकली हम जाते हैं पेशेंट को असिस्ट करते हैं। लेट सपोज अभी मैं कहता हूं कि जैसे हम बात करते हैं कि पेशेंट की जो हेड टू स्किन असेसमेंट की बात कर रहा हूं, सही है, उसकी स्किन मैंने असेस करनी है। तो स्किन को अगर मैं सिर्फ जस्ट मैं देख रहा हूं कि उसकी स्किन किस तरह है, सही है, तो वो मुझे पता चल जाता है कि लेट सपोज अगर हम फॉर एग्जांपल अगर कैनोले की बात कर रहे हैं, सही है, अगर मैं पेशेंट को कैनोला कर रहा हूं, सही, जब मैं कैनोला कर रहा हूं तो फिर मैंने जाना है, तो मैंने क्या करना है, या तो पेशेंट को फर्स्ट मैं ऑब्जर्व करूंगा, सही है, जब ऑब्जर्व करूंगा कि पेशेंट की स्किन किस तरह है, पेशेंट की वेन किस तरह है, तो ये सारी चीजें मुझे पता है कि मैंने ऑब्जर्व की है। देन फिर मैं असेसमेंट की तरफ जाऊंगा कि उसको असिस्ट करूं। असेसमेंट हम एग्जामिनिंग जब करते हैं तो पेशेंट की प्रॉब्लम को असिस्ट करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है। सिंपल हम जब ऑब्जर्विंग और असेसमेंट की बात करते हैं, लेट सपोज अगर एक स्टाफ पेशेंट को कैनोला कर रहा है, सही है, एक स्टाफ पेशेंट को कैनोला कर रहा है, दूसरा स्टाफ उसको देख रहा है, तो वो जो उसकी हैंड को चेक कर रहा है, देख रहा है, सही है, तो उसको वेन को विजिबल कर रहा है, तो वो खुद असेसमेंट कर रहा है, लेकिन साथ में जो खड़ा है वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको असिस्ट कहते हैं, उसको ऑब्जर्व कहते हैं। तो ये जो असिस्ट करना ये थ्रू एग्जामिनर के थ्रू आता है कि पूरे एग्जामिनर जब हम एग्जामिनिंग करते हैं तो उसी में हम क्या करते हैं, पेशेंट को असिस्ट करते हैं। सिंपल इज दैट। अच्छा, अब हमारे पास है फंक्शन हेल्प पैटर्न। तो ये अभी फर्स्ट यूनिट का जो है, ये लास्ट जो फर्स्ट यूनिट हमारा जो FON 2 का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। कुछ स्लाइड्स रहते हैं, फिर इंशाल्लाह दूसरा स्लाइड आपसे बाद में डिस्कस करते हैं, तो ये थोड़ा कंप्लीट करें। अच्छा, फंक्शन हेल्प पैटर्न, जो फंक्शन हेल्प पैटर्न है ये क्या है, ये थोड़ा समझना है। हमारे पास जॉर्डन साइंटिस्ट जो है, उसका नाम है, उसने जो हमारे पास जितने भी ये हेल्प पैटर्न है उसने ये बनाए हैं। तो उसमें उसने 1994 में जो फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइड 11 फंक्शन हेल्प पैटर्न एंड ऑर्गेनाइज द पेशेंट डेटा इन दिस पैटर्न इनटू दिस पैटर्न। अब जो जॉर्डन ने क्या किया हुआ है कि हमारे पास इसने एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसके थ्रू उसने क्या किया हुआ है कि पेशेंट के जो 11 फंक्शन हेल्प पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, ताकि उसको ऑर्गेनाइज करे पेशेंट डेटा इनटू दिस पैटर्न। जो पेशेंट का डेटा है वो इन जो जितने पैटर्न है, जो 11 हेल्थ फंक्शन हेल्थ पैटर्न है, इसी में उस डेटा को क्या करें, उसको देखे और इसी के थ्रू पेशेंट का डेटा कलेक्ट करें। लेट सपोज अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, या हम स्लीप पैटर्न की बात करते हैं, न्यूट्रिशन पैटर्न की बात करते हैं, सही है, तो व्हेन यू बिलीव की बात करते हैं, परसेप्शन की बात करते हैं, सही है, कोपिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, तो ये सारे पैटर्न के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट से डेटा लेते हैं। हमारे लिए इजी हो जाता है कि पेशेंट से डेटा लेना, क्योंकि जब हम डेटा लेते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि आपका न्यूट्रिशन पैटर्न किस तरह है। न्यूट्रिशन पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हमें इजी होता है कि हम पेशेंट से डेटा कलेक्ट करें। तो ये जो फंक्शन हेल्थ पैटर्न है ये हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है और बहुत इजी है कि हम क्या करें, इजीली पेशेंट से जो है वो डेटा कलेक्ट कर सके। अच्छा, जॉर्डन यूजेस दिस द वर्ड पैटर्न टू सिग्निफाइंग अ सीक्वेंस ऑफ रीअकरिंग बिहेवियर, ताकि वो देखे कि पेशेंट की जो बिहेवियर है, रीअकरिंग बिहेवियर है, वो हम क्या करें, सिग्निफाई करें इस सीक्वेंस के थ्रू। क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं कि पेशेंट की जो हेल्थ पैटर्न है उसी में हम देखते हैं कि पेशेंट की जो बिहेवियर है वो किस तरह है, उसके बिहेवियर को देखना। मतलब कुछ बिहेवियर इस तरह होते हैं जो डिस्फंक्शनल बिहेवियर होते हैं, कुछ हमारे पास फंक्शनल बिहेवियर होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने डेटा दोनों चीजों में कलेक्ट करना होता है, चाहे वो डिस्फंक्शनल बिहेवियर हो या एज वेल एज फंक्शनल बिहेवियर हो, ताकि उसी में हम क्या करें, पेशेंट की डेटा कलेक्ट करें और उसके थ्रू हम क्या करें, पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसके लिए फिर क्या करें, अच्छा प्लान करें ताकि उस पर हम इंटरवेंशन करें। ठीक हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट ये बस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं आगे। सही, तो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है वो कौन कौन से हैं। तो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न थोड़ा सा आप जानेंगे कि आप कहोगे कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न की तो आपने बात की, या फंक्शनल हेल्थ पैटर्न होते कितने हैं, कौन कौन से कितने हैं और कौन कौन से, तो आपको तो पता चल गया कि हमने कहा कि 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है जो
जॉर्डन ने क्या किया था, डिफाइन किया था। तो उससे फिर बहुत ज़्यादा जो हमारे पास जो हमने नर्सिंग प्रोसेस में, नर्सिंग केयर में ये बहुत क्या करता है, बहुत सपोर्टिव है, ताकि इसके थ्रू हम क्या करें, डेटा कलेक्ट करने में बहुत आसानी होती है, ताकि इजीली हम पेशेंट से डेटा कलेक्ट करें और ताकि उसकी जो उसकी जो प्रॉब्लम है, अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंगली, ताकि हम क्या करें, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और एज वेल एज उसी में हम क्या करें, प्लान करें और फिर उसके लिए इंटरवेंशन करें, ताकि पेशेंट को हम क्या करें, जल्दी से कंफर्ट जोन में लेके आए, कंफर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो हमारे पास ये हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट है। हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट, दूसरा है न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक है। न्यूट्रिशन की हमने बात की, एलिमिनेशन की बात की, एक्टिविटी एक्सरसाइज की बात की, कॉग्निटिव परसेप्शन की बात की, स्लीप रेस्ट की बात की, सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात की। ये सारे यूनिट हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सही है, रोल रिलेशनशिप की बात की, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव की बात की, कोपिंग स्ट्रेस और टॉलरेंस की, और लास्ट में वैल्यू बिलीफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे यूनिट्स हम कंप्लीट करेंगे। ये FON2 जो है उसके सारे यूनिट यही है और ये आपका FON2 सारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये सारे यूनिट आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि जो अपकमिंग जितनी भी वीडियोस है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, सही है, रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो भी हमारे यूनिट्स है, ये सारे एक यूनिट्स हम कंप्लीट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो काइंडली आप क्या करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें एंड शेयर